अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है हमारा लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक था दैट वाज अबाउट मोल एंड मोल कैलकुलेशंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स में एफएससी पार्ट 1 के, वो है एक्सेस रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। इससे भी ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट में आपके एमडीकेट में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से दूसरे टेस्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एसएसटी हो गया, एसएस हो गया, जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड टेस्ट हैं आप चेक कर सकते हैं कि तकरीबन हर एक टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनाया गया है। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि क्या होते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डेफिनीशन गिवन है आपको लिमिटिंग रिएजेंट की, कि हम उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। डेफिनीशन के बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और विद एग्जांपल्स पर उसको समझेंगे। अच्छा, तो डेफिनीशन है लिमिटिंग रिएजेंट की, और वो क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट इज़ अ रिएक्टेंट दैट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन। एक ऐसा रिएजेंट, एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन के अंदर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, यूज़ अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ रिएक्टेंट दैट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन। वो रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। बाकी जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो इसके बाद ख़त्म होंगे, वो रह जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये सब रिएक्टेंट्स में से सबसे पहले रिएक्शन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही ये ख़त्म होगा रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तीसरा इसका डेफिनेशन है कि द रिएजेंट, रिएजेंट रिएक्टेंट को ही कहते हैं। द रिएजेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो वाला रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट के लीस्ट नंबर ऑफ मोल बनाता है। ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट के कम से कम नंबर ऑफ मोल्स जब बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना लिमिटिंग रिएजेंट उसको अलाउ करेगा, जब तक लिमिटिंग रिएजेंट मौजूद होगा। ये ही कहानी इसके नेम के पीछे है कि इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट क्यों कहते हैं। क्योंकि ये अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट को लिमिट करता है। लिमिटिंग रिएजेंट ये कंट्रोल करता है, ये लिमिट करता है अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट को। ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे ही ये ख़त्म हो जाए रिएक्शन स्टॉप, और फिर फर्दर प्रोडक्ट नहीं बन पाता। ठीक है। जैसे कि आप कंसिडर करें कि एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। ठीक है। एक रिएक्टेंट है ए, और वो क्या है, वो प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। तो अब ये रिएक्टेंट ए जितना होगा, जब तक ये प्रेजेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा ना। ठीक है। लेकिन एक दूसरा रिएक्शन है जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है। और लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का फिनोमेना भी उधर ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो। जैसे एक रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये बनाएंगे प्रोडक्ट को। ठीक है। ये जब प्रोडक्ट को बनाएंगे तो अब इन दोनों में से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा कि जिसकी कैपेसिटी होगी कि वो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, और दूसरा जो चीज़ है, रिएजेंट है, वो अनरिएक्टेड रह जाए। ये कब होगा, जब हम इसके नॉन स्टेशोमेट्रिक अमाउंट्स लेंगे। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर आप कंसिडर करें, मैं आपको एक रिएक्शन दिखाती हूँ। ये रिएक्शन है। ठीक है। ये एक रिएक्शन है, ये वाला। तो अब आप अगर इस तरह से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले, 1 मोल ऑफ वाटर ले, तो इससे 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड ही बनेगा। इसको हम कहते हैं कि ये स्टेशोमेट्रिक कैलकुलेशंस है, स्टेशोमेट्रिक अमाउंट्स हमने लिए हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इनके डिफरेंट अमाउंट्स ले लें, अगर हम इनके डिफरेंट अमाउंट्स ले लें, तो फिर इनमें से कौन सा लिमिटिंग होगा,
कौन सा एक्सेस होगा, ये फिनोमेना फिर इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है कि इस तरह के रिएक्शन, जब हम रिएक्शन के अंदर क्या लेते हैं, स्टेशोमेट्रिक कंसंट्रेशन नहीं लेते, स्टेशोमेट्रिक अमाउंट नहीं लेते, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने होते हैं उतने नहीं, बल्कि रैंडमली हम लेते हैं, तो फिर हमें उसमें से फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा एक्सेस रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी, लेकिन यहाँ तक इतना याद रखें, इतना समझें। अच्छा, फिर दूसरा है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, वो वाला रिएजेंट, वो वाला रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, लेकिन फिर भी वो रिएक्टेंट ख़त्म नहीं होता। एक्सेस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ इजाफी हो, ज़्यादा मकदार में हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, तो उसको हम एक्सेस कहते हैं। रिएजेंट इन एक्सेस, तो जब लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो जाएगा, उतना प्रोडक्ट बन जाएगा, अब फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो गया, नहीं आगे जा रहा, तो एक रिएक्टेंट बाकी रह जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन चाहे 1 है 2 है जितने भी हैं। अगर 10 भी रिएक्टेंट हैं और उनमें से एक जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ख़त्म हो गया, तो बाकी 9 के 9 अगर रहते भी हैं, अगर वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में भी रहते हैं, तो वो फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकते। वो जिनकी कंसंट्रेशन बाकी रह गई उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ऐसे समझे कि जैसे फ्यूल आपने कार की टंकी में फ्यूल आपने डाल दिया, तो अब वो जो फ्यूल की इग्निशन होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन जब फ्यूल ख़त्म हो जाए तो ऑक्सीजन तो ख़त्म नहीं हो रहा, ऑक्सीजन तो वही है एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो जो रिएजेंट एक ख़त्म हो गया वो कौन सा है, फ्यूल है, तो फर्दर रिएक्शन, इग्निशन का रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब समझ आई, जो फ्यूल है वो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, वो इग्निशन के प्रोसेस को लिमिट कर रहा है, जब तक वो है तो इग्निशन होगी, जब वो ख़त्म हो जाएगा वो रिएक्टेंट, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी की एग्जांपल आप लिमिटिंग रिएजेंट को ले लें कि ये उस फ्यूल की तरह है कि जब तक ये रहता है तो रिएक्शन होता रहता है, जब ये ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, और उतना ही प्रोडक्ट बनेगा जितना इस लिमिटिंग रिएजेंट की कंसंट्रेशन होगी, जितना ये अलाउ करेगा। ठीक है, चले, अब ये जो फिनोमेना है ये यूज़फुल क्यों है, ये बहुत यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है, क्योंकि अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं और उस रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, अगर रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और हम हर एक की कंसंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्ट लेंगे, तब हमें डिज़ायर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर, इससे अच्छा ये है कि हम उन 10 रिएक्टेंट्स में से वो रिएक्टेंट मालूम करें जो लिमिटिंग है। जब हमें वो रिएक्टेंट पता चल जाएगा जो लिमिटिंग है, तो उससे हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि जितना वो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा ना। तो हम इस फिनोमेना को हर एक जगह पे, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक रिएक्शन में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके एक बहुत एप्लीकेशंस है कि जब हमें ये पता हो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो हम सिर्फ उसी की मेजरमेंट करते हैं, बाकी रिएक्टेंट्स को हम रेंडमली किसी भी कंसंट्रेशन में ले लेते हैं, क्योंकि उससे प्रोडक्ट नहीं बनना। ठीक है, वो एक ही रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है, हमें वो मालूम होना चाहिए। जब वो मालूम हो जाए फिर हम सिर्फ उसी की कैलकुलेशन करते हैं, और वो हमें जितना प्रोडक्ट चाहिए होता है उसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उस लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी जितनी स्पीशीज़ होते हैं उसको बग़ैर मेजरमेंट के, बग़ैर कैलकुलेशन के ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वैसे भी तो रह जाना है ना, बाकी प्रोडक्ट तो उतना ही मिलना है जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लेकिन ये तो हम कह देते हैं कि हम लिमिटिंग रिएजेंट के ज़रिए प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि किसी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो इसकी कैलकुलेशन, और यहाँ से आपके टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि आपको रेंडमली मासेस दी गई होती हैं रिएक्टेंट्स की, और पूछा जाता है कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, अच्छा, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के का एक प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे आइडेंटिफाई करें हम लिमिटिंग रिएजेंट को, तो उसके लिए पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज़ अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मोल्स। जैसे हमने कन्वर्जन फैक्टर के
चैप्टर में टॉपिक में पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में कि वहाँ पे भी नंबर ऑफ़ मोल्स में सारे स्पीशीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही रूल है, वही प्रोसेस होगा पहले कि जितने भी आपको स्पीशीज़ दिए गए हैं यानी रिएक्टेंट्स दिए गए हैं वो अगर मासेस में हैं तो पहले आपने उनको मोल में कन्वर्ट करना है। और मोल से मास में या मास से मोल में कन्वर्जन कैसे करते हैं वो मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ जाके देख लें। अच्छा, दूसरा जब आपने उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया तो दूसरा स्टेप क्या होगा, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करके आपने हर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल से कंपेयर करना होगा। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू हम कैसे करते हैं ये भी मैं उस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ जाके आप देख लें, समझ लें। समझ कुछ भी नहीं आता आपको तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर जब हमने हर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल से कंपेयर कर दिया तो इसमें कुछ वैल्यूज़ छोटी आ जाएंगी, कुछ वैल्यूज़ बड़ी आ जाएंगी। ठीक है, तो अब वो रिएक्टेंट जो हमें प्रोडक्ट के कम नंबर ऑफ़ मोल देता है वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जब हर एक रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर दिया, नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट कर दिए प्रोडक्ट के हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट के साथ, तो अब जो प्रोडक्ट के जहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ़ मोल बन रहे हैं वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे हमने ऊपर क्या कहा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, इट गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स देगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट फर्दर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, ये चीज़ें याद रखें, ये 3 स्टेप्स याद रखें, आगे एग्जांपल्स में ये 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और इसके हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा रिएजेंट एक्सेस में है, कौन सा रिएजेंट जो है वो लिमिटिंग है। तो चलिए ज़रा, अच्छा जी, एग्जांपल दिया है कार्बोनिक एसिड H3H2CO3 has can be prepared according to the following reaction: 1 mole of carbon dioxide plus 1 mole of water, it forms 1 mole of carbonic acid. If 120 gram of carbon dioxide is dissolved in 80 gram of water, then identify the limiting reagent. अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के 120 ग्राम को डिज़ोल्व किया 80 ग्राम्स ऑफ वाटर में, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सबसे पहले ख़त्म होगा। तो अब देखिए ये स्टेशोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं है ना, अगर हमें एक जैसे वैल्यूज़ दी गई होती, क्योंकि इधर देखिए 1 मोल और 1 मोल और ये बना रहा है 1 मोल, तो अगर हमें दिया होता कि 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर मिल के जो है तो बनाते हैं 2 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो ये स्टेशोमेट्रिक कैलकुलेशंस हो गई ना, बिल्कुल सेम जिस तरह के रिएक्शन में होनी चाहिए। लेकिन जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो इधर स्टेशोमेट्रिक वैल्यूज़ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के 120 ग्राम बताए गए हैं और वाटर के 80 ग्राम बताए गए हैं। तो अब हम इस मास से डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि वाटर के 80 ग्राम्स जो है ये कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये एक्सेस रिएजेंट होगा। नो, नेवर, कभी भी आप मास से डायरेक्टली ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस 3 स्टेप्स जो कि अभी हमने पढ़े। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ आए। सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, अभी अगर आपको याद हो तो पहला स्टेप क्या था कि कन्वर्ट ऑल दी स्पीशीज़ इनटू नंबर ऑफ मोल्स। जितने भी रिएक्टेंट के आपको मासेस गिवन है उसको मोल में, अगर तो मोल में है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर मोल में नहीं है, ग्राम्स में है, तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। और मोल से मास में कन्वर्जन या मास से मोल में कन्वर्जन का फॉर्मूला जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ग्राम पर मोल। पहले हम कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास, गिवन मास क्या है 120 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है 44। कैसे आएगा 44 के कार्बन के लिए 12 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 32। तो 12 और 32 मिलके कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अगर आपको मोलर मास कैलकुलेशन में कोई मसला है तो आप कांटेक्ट करके क्लासेस जो है वो फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल क्लियर समझाया जाएगा।
अच्छा, तो 44 के ऊपर जब हम डिवाइड करते हैं 120 को 44 के ऊपर, तो कितने मोल्स बन गए कार्बन डाइऑक्साइड के? कितने मोल्स हैं? 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 2.72 मोल्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं कि 80 ग्राम जो हमने वाटर लिया उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए मास इन ग्राम कितना दिया है? 80, और वाटर का मोलर मास कितना है? 18। 16 ऑक्सीजन के लिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 उसके लिए, तो ये हो जाएगा 18। अच्छा, यहाँ से ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और 80 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.44 मोल्स, जो कि किसके हैं? वाटर के हैं। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स कम है और ये नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं, तो अब आप यहाँ से भी डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, ये भी डायरेक्टली आप तब कह सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर एक नॉलेज हो कि हम इसको किस तरह जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू कंपेयर करेंगे। अगर तो आपको उस चीज़ का नॉलेज है कि 1 मोल होगा तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस नहीं करते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने सिर्फ 2 स्टेप्स किए और थर्ड स्टेप नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड स्टेप करना लाजमी है ताकि हमें पता चले कि असल में एक्सिस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, और अगर आपने इसके कोई शॉर्ट ट्रिक्स और वो पढ़नी है तो फिर आपको वो ऑनलाइन क्लासेस में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या था कि हर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को कंपेयर करो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो CO2 के नंबर ऑफ मोल को भी कंपेयर करना है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल के साथ, और H2O के नंबर ऑफ मोल्स को भी कंपेयर करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट के साथ, लेकिन किस तरह से? कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करके, कन्वर्जन फैक्टर की हेल्प से। और वो कन्वर्जन फैक्टर हमें किसके थ्रू उसकी समझ आएगी? हम किससे हेल्प लेंगे? वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हेल्प लेंगे। ठीक है, तो आइए हम अप्लाई करके देखते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करके हमें किसके नंबर ऑफ मोल कम मिलेंगे, किसके ज़्यादा मिलेंगे। ओके, सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अब हम फाइंड आउट करते हैं कंपेयर करके कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आप लोग की आसानी के लिए इधर दोबारा लिख दिया ताकि हमें बार बार प्रीवियस स्लाइड पे ना जाना पड़े। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इधर देखें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। ऐसा है ना? CO2 का 1 मोल बना रहा है, कार्बोनिक एसिड का प्रोडक्ट का 1 मोल। ठीक है, इसको हम कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वाली वीडियो को देख ले, वहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। अच्छा, अब CO2 के कितने मोल्स आए थे हमारे पास? 2.72 मोल्स ना, तो 2.72 मोल्स ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अच्छा ये जो हम 1/1 इधर मैंने लिखा है, ये 1/1 का क्या सीन है ये भी हम उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे राइट साइड की जो वैल्यू है, ठीक है, आपने क्या करना है, जो राइट साइड की वैल्यू है ये जो अननोन है उसको डिवाइड करना है नॉन वैल्यू के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, तो 1/1, इधर तो 1 1 है दोनों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये चीज़ स्किप ना करें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों कि ये स्टेप क्यों छोड़ा और ये क्यों नहीं किया। तो 1/1 और मल्टीप्लाई करना है फिर नंबर ऑफ़ गिवन नंबर ऑफ़ मोल के साथ। तो गिवन नंबर ऑफ़ मोल जो अभी हमने कैलकुलेट किए वो कितने हैं? 2.72। तो इससे तो उसी तरह 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई विथ 2.72, तो कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बन गए? 2.72। अच्छा, ये तो हमने एक रिएक्टेंट कर दिया ना, CO2 को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर दिया। रूल क्या है कि अगर रिएक्टेंट 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, जितने भी है, हर एक के नंबर ऑफ मोल को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है। फिर देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे कम आ रही है। ठीक है, तो CO2 का हो गया। अब H2O का करते हैं। तो H2O का भी 1 मोल ऑफ H2O, ये देखें 1 मोल ऑफ वाटर क्या बना रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अच्छा फिर जो हमने पीछे कैलकुलेट किए वाटर के, सॉरी इधर CO2 नहीं है, इधर क्या है? H2O है। तो यहाँ पे जो H2O के नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट किए पीछे वो कितने थे? 4.44 मोल
उसी तरह हम जो अननोन वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे नॉन वैल्यू के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो इससे वैल्यू आ जाती है 4.44 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब हमने देखना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये आ गई और H2O के लिए कितने कौन सी वैल्यू आ गई, कितने नंबर ऑफ मोल्स, 4.44। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखें कि कौन सी वैल्यू छोटी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन याद हो तो उसका डेफिनेशन क्या है कि द रिएजेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल कौन बना रहा है, CO2 बना रहा है। ठीक है, तो CO2 इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड H2O इज ए रिएजेंट इन एक्सेस। अब अगर आपको याद हो तो हमने 120 ग्राम ऑफ CO2 लिया था। ठीक है, और हमने 80 ग्राम ऑफ वाटर लिया था। तो चाहिए तो ये था कि इसकी कंसंट्रेशन कम है वाटर की तो ये लिमिटिंग होता और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है तो ये एक्सेस होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि आप डायरेक्टली मास से ये नहीं कह सकते कि कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये 3 स्टेप्स अप्लाई करके कैलकुलेट करना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम आ रहे हैं प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करने के बाद, और एक्सेस रिएजेंट वो होगा जिसके नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करने के बाद ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा आ रहे हैं वो अनरिएक्टेड रह जाएगा और जो कम आ रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये MDCAT रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि पहले MDCAT के पेपर्स में आए हुए भी हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है इफ़ 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, द लिमिटिंग रिएजेंट इज। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो इसका जो रिएक्शन का जो केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो कैसा होता है, N2 नाइट्रोजन का 1 मोल प्लस 3H2 फॉर्म्स 2NH3, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाता है। अच्छा, तो अब हमें स्टेशोमेट्रिक कैलकुलेशंस तो नहीं दी गई, हमें क्या दिया गया है, नॉन स्टेशोमेट्रिक कैलकुलेशंस, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसे अमाउंट्स जिससे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा। इसलिए ऑप्शन को चूज़ करने से पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, फिर उसको प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। बिल्कुल उसी तरह 3 स्टेप्स अप्लाई करने हैं जिस तरह हम अभी पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि गिवन नंबर ऑफ़ गिवन क्वांटिटीज़ को अगर ग्राम में है तो किस में कन्वर्ट करें, मोल्स में कन्वर्ट करें। तो ये ग्राम में है ना, 28 ग्राम इधर 8 ग्राम इधर, दोनों ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो आ जाइए, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। पहले करते हैं नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, डजेंट मैटर आप पहले हाइड्रोजन के लिए करते हो फिर नाइट्रोजन के लिए, जिसके लिए भी करते हो कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि वैल्यू पहले नाइट्रोजन की दी है तो हम पहले नाइट्रोजन के लिए कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू, कितना मास दिया है नाइट्रोजन का, कितना मास दिया है 28.0 ग्राम ये दिया है। फिर नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम का होता है 14, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू 28 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ N2 28 है, तो 28 को 28 से डिवाइड करें तो ये कट कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या चीज़ रह जाएगी, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल किसके आ गए, नाइट्रोजन के। दूसरा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना मास इन ग्राम दिया है 8.0 और उसका मोलर मास कितना है 2 है। तो 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, 4 नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब आप यहाँ से नहीं कह सकते कि ये तो कम नंबर ऑफ मोल है, ये तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल है तो ये लिमिटिंग हो गया और ये एक्सेस हो गया। नो, इस नंबर ऑफ मोल्स को हर एक को
इसको भी और इसको भी आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल से कंपेयर करना है। तीसरा स्टेप कभी भी स्किप नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली कह देते हैं कि इसके नंबर ऑफ़ मोल कम आ रहे हैं, इसके ज़्यादा, तो बस ये लिमिटिंग हो गई, ये एक्सेस हो गया। नहीं, आपने इसको थर्ड स्टेप ज़रूर अप्लाई करना है, बेशक आपके पास 1 मोल ही क्यों ना हो। ठीक है? बिल्कुल कोशिश रहना है, आपने कभी भी रिस्क नहीं लेना क्वेश्चन में, कभी भी टेस्ट के अंदर टाइम बचाने के लिए रिस्क नहीं लेना। ठीक है? अच्छा, तो आ जाइए ज़रा इसको हम अब कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, हमने इधर लिख दी है अपने लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी-कभी आपको क्वेश्चन में एक केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया गया होता है, कभी-कभी नहीं दिया गया होता। अभी जिस तरह ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें आपको ये एमडीकेट के पेपर से मैंने उठाया है, यहाँ पे आपको रिएक्शन नहीं दिया, तो आपको कुछ कॉमन जो रिएक्शंस है वो पता भी होने चाहिए। जैसे कि अमोनिया की फॉर्मेशन कब होती है, उसके लिए बिल्कुल बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, N2 प्लस 3H2, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इससे क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है? अच्छा जी, फिर आ जाए, पहले नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल जो हमने कैलकुलेट किए कितने आए, 1, और फिर हाइड्रोजन के कितने आए, 4। तो दोनों को 1 बाय 1 अमोनिया से कंपेयर करना है। किस तरह? बाय कन्वर्जन फैक्टर यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है? अच्छा, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है? अब जो हमारे पास पीछे वैल्यू आ गई वो 1 थी ना, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया, जो राइट साइड की वैल्यू है जो अननोन है, राइट साइड पे हम अननोन लिखते हैं और लेफ़्ट साइड पे हम नॉन वैल्यू लिखते हैं। तो नाइट्रोजन नॉन है, अमोनिया अननोन है, तो राइट साइड की वैल्यू को 2 को डिवाइड किया किसके ऊपर, राइट साइड की वैल्यू क्या है, 2 है, इसको डिवाइड किया किसके ऊपर, 1 के ऊपर, और मल्टीप्लाई किया गिवन नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो क्या आया हमारे पास, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी कि जब हम 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन लेंगे, 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन लेंगे, तो वो हमें कितना प्रोडक्ट देगा, वो हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया देगा। ठीक है? वो हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करके देगा। अब दूसरी बात कि अगर हम हाइड्रोजन के 8 ग्राम्स लें तो वो हमें कितना अमोनिया देगा, तो उसके लिए उसके नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 4 आ गए। उसको हमने कंपेयर करना है अब अमोनिया के साथ। किसका हो गया, N2 का तो हो गया ना, N2 के तो हमने कंपेयर कर दिए। अब हमने किसके करने हैं, हाइड्रोजन के। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना अमोनिया बनता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनता है। ठीक है? बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको पिछले उसमें कन्वर्जन फैक्टर में बताया कि अननोन वैल्यू यानी राइट साइड की वैल्यू को डिवाइड करें नॉन वैल्यू के ऊपर, लेफ्ट साइड की वैल्यू के ऊपर, ये वाली, और मल्टीप्लाई करें किसके साथ, गिवन नंबर ऑफ मोल के साथ। अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो कितने आए, 4 मोल ना, तो उसी 4 मोल के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आ जाएगा 2.66 मोल्स ऑफ अमोनिया। यानी कि जब हम 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो उससे हमें कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा, 2.66 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है? तो अपेरेंटली तो ये लग रहा था, आप ज़रा पिछले उसमें देखें, कैलकुलेशंस में और क्वेश्चन में देखें, तो आपको नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा दी गई है और हाइड्रोजन की कम। तो वहाँ से आप ये नहीं कह सकते हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा दी गई है लेकिन फिर भी वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स से कम बन रहे हैं। ठीक है? जो हमें अमोनिया मिल रहा है नाइट्रोजन से वो कितना मिल रहा है, 2 मोल्स, और जो हमें हाइड्रोजन से मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो 2.66 मोल। तो कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है ना। जो वैल्यू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल की जो वैल्यू कम होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये कम वैल्यू कौन दे रहा है, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है।
सिंस नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि 2 है, सो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, सो ऑप्शन ए उस पर क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए में क्या था, N2 था, तो N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी मैंने लिया है MD कैट के एक पेपर से। और क्वेश्चन क्या है कि 10 लीटर्स ऑफ क्लोरीन गैस के 10 लीटर्स react with 40 liters of hydrogen gas under same conditions of temperature and pressure, how much volume of HCl should be produced? क्या हो रहा है कि Cl2 और H2O, इसका रिएक्शन क्या होता है, जो Cl2 होता है, Cl2 प्लस H2, ये क्या बनाते हैं, 2HCl, ये प्रोडक्ट में 2HCl बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लोरीन के दिए गए हैं 10 लीटर्स, इससे पहले हमने ग्राम्स में कैलकुलेशन की ना, यहाँ पे आपको ग्राम के बजाय लीटर में दिया गया है। हाइड्रोजन के कितने दिए गए हैं, हाइड्रोजन के 40 लीटर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि इससे HCl बनेगा, तो जब HCl बनेगा तो इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब ये जो लीटर में कैलकुलेशन है, ये मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी किसी और वीडियो में, लेकिन अगर आपने इसको समझना है बिल्कुल थोरली, तो आप ऑनलाइन क्लासेस जो कि फ्री होते हैं बिल्कुल, आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं और आपको कम्प्लीटली उस पे समझाया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ, आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, कमेंट में आपने बताना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ इसको समझा दूँगी। लेटर में कैलकुलेशन अगर नहीं पता और नहीं समझ आ रही तो वो भी मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये 3 स्टेप्स याद रखें, तीनों को अप्लाई करें तो कभी भी आपसे किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।